हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तन्वी। अब हमारा न्यू आज टॉपिक रहेगा टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। कल स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया था, आज हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि अपने काम को क्या करना, सिंप्लीफाई कर लेना। इसमें हम अननेसेसरी जो हैं वेराइटीज़, साइजेस या डायमेंशन जिस भी प्रोडक्ट लाइन में तुम डील कर रहे हो, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट कर दो, अपने काम को सिंप्लीफाई कर लो। उससे होगा क्या, एक तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स और टूल्स रिड्यूस होएगा, तुम्हें इन्वेंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर भी तुम्हारी बचत हो जाएगी और तुम्हारा टर्नओवर भी बढ़ेगा। काफ़ी कंपनीज इस प्रोसेस को फॉलो कर रही है, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और कल हमने किया था ना कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में कि हमें कुछ वर्क स्टडी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं अपने काम को स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए। आज हम इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहली स्टडी है दैट इज़ आवर मेथड स्टडी। अब देखो बच्चे, मेथड स्टडी में क्या होता है, मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। कि एक काम को करने के ना न्यूमरस वेज होते हैं, बट हमने क्या करना है, एक वन बेस्ट मेथड चूज करना है उस काम को करने का। ठीक है, सो किसी भी काम को जब हम मतलब बेस्ट वे ढूंढते हैं तो उसके सेवरल पैरामीटर्स रहते हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता जब तक कस्टमर को, तो हर एक एक्टिविटी हमारी मेथड स्टडी का पार्ट रहती है। इसी बेसिस के ऊपर उसने असेंबली लाइन का भी कंसेप्ट लाया था टेलर ने। ठीक है, देखो कार्स के हैं डिफरेंट पार्ट्स क्या किए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या है, मेथड स्टडी का ही पार्ट है। ठीक है, और फोर्ड मोटर कंपनीज इस प्रोसेस को यूज भी करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज योर, हमारा नेक्स्ट मेथड स्टडी के बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज अवर मोशन स्टडी। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चे, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी काम को करने के लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स यूज़ हो रही हैं। जैसे मेरे को रॉ मटेरियल यहाँ से लिफ्ट करना है, फिर मुझे इतने स्टेप्स फॉरवर्ड जाकर यहाँ पर इस प्रोसेस में उस रॉ मटेरियल को यूज़ करना है, फिर इस प्रोसेस से अगले प्रोसेस तक क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, फिर मतलब रॉ मटेरियल को लाने के लिए मुझे कितनी बार स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। सारी मूवमेंट्स को हम स्टडी करते हैं अंडर द मोशन स्टडी। और क्यों करना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है, ताकि हमारा टाइमली काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, तो टेलर ने इसमें यही जज किया था कि जो हमारा मतलब क्या कहते हैं मोशन स्टडी है ना, अगर हम उसको अप्लाई कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है, 4-fold टाइम्स इंक्रीज़ हो सकता है। और इसी के बेसिस पर मैं बोला था, अगर हम क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं कि बॉडी की कौन कौन सी मोशंस हो रही हैं किसी भी काम को करने में, तो हमारे को पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्टिव है, कौन कौन सी इंसिडेंटल है, कौन कौन सी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है। ये सारी हमें किसके अंदर ही पता चलती हैं, मोशन स्टडी के अंदर। तो इसके लिए उसने स्टॉप वॉचेस वगैरह क्या किया था, यूज़ किया था कि हर एक मोशन स्टडी को देखने के लिए, हर एक मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉप वॉचेस डिफरेंट कलर्स डिफरेंट मोशंस के लिए इसने यूज़ किए थे। ठीक है, अब देखो, थ्रू मोशन स्टडी टेलर वाज एबल टू डिज़ाइन सूटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू एजुकेट वर्कर्स ऑन देयर यूज़। फिर उसी बेसिस के ऊपर इसने हम इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए, टूल्स डिज़ाइन किए और वर्कर्स को भी एजुकेट किया कि हम कैसे इनको यूज़ करके अपने अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोशन स्टडी का पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारी स्टडी है दैट इज़ अवर टाइम स्टडी। अब यहाँ पर टाइम स्टडी क्या डिटर्मिन करती है, इट डिटर्मिन्स द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी जॉब को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को सेट कर देना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरा टास्क है ना, उस फुल टास्क के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम सेट करेंगे, सेवरल रीडिंग्स लेंगे कि जैसे इस टास्क के अंदर ये प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 को करने के लिए मुझे इतना टाइम लगता है, प्रोसेस 2 के लिए मुझे इतना टाइम लगता है, एंड सो ऑन। सेवरल रीडिंग्स लेके होल टास्क के लिए हम क्या कर देते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ टाइम स्टडी किस पे डिपेंड करता है कि उस टास्क की फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम कितना है, कितना फ्रीक्वेंटली वो टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, उस ऑपरेशन को कितना पूरा एक साइकिल टाइम कितना लग रहा है, मेजरमेंट टाइम मेजरमेंट की कॉस्ट क्या आ रही है, ये सारा कुछ देखते हैं हम किसके अंदर, टाइम स्टडी के अंदर। और बेसिकली देखो, टाइम स्टडी से तुम्हें एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, कि हमें देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम
के अकॉर्डिंग काम हो जाए, हमारा जो वेस्टेज है टाइम का वो रिड्यूस हो जाए, और फिर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, एम्प्लॉय करना है, और कैसे मैं अब इनके स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस के ऊपर इंसेंटिव स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट वहाँ पर करूँगी और फ्रेम करूँगी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस इट इज़ डिटर्मिन्ड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कर। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल समझना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स बनाने के लिए ना, अगर 1 बॉक्स उसने बनाना है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको लगते हैं 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो मोस्टली वो क्या करेगा कि 1 घंटे के अंदर वो 3 बॉक्सेस बना लेगा। ठीक है, एक डब्बे को बनाने के लिए 20 मिनट्स वो लगा रहा है, तो अगर देखा जाए तो 60 मिनट्स के अंदर वो प्रॉबेबली 3 बॉक्सेस बना सकता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अज्यूम करो कि वर्कर हैज़ टू पुट इन 8 आवर्स ऑफ वर्क इन अ शिफ्ट एंड डिडक्टिंग 1 आवर फॉर रेस्ट। अब देखो कोई वर्कर है जिसकी शिफ्ट का टाइम कितना है, 8 आवर्स। जिसकी शिफ्ट का टाइम कितना है बच्चे, 8 आवर्स। ठीक है, अब 1 घंटा रेस्ट का निकाल दो, बच्चे कितने, 7 आवर्स। ठीक है, अब वो 7 आवर्स के अंदर देखो अगर 1 घंटे में 3 बॉक्सेस बना रहा है तो 7 आवर्स में कितने बनाएगा, 7 3 आर 21 बॉक्सेस। ठीक है, सो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड टास्क सेट कर चुके हैं कि 7 घंटे में 21 डब्बे बन जाते हैं, और उसी अकॉर्डिंग मैं अब वेजेस भी उसकी सेट कर दूँगी। ठीक है, सो ये था हमारा क्या, टाइम स्टडी। क्लियर है बच्चे, इतना तुम्हें। अब नेक्स्ट आ जाओ फैटीग स्टडी। अब देखो कोई भी पर्सन जो काम करता है ना वो थकता है। हम कोई काम करते हैं, हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से टायर हो सकते हैं अगर हम रेस्ट नहीं लेते। ठीक है, हम रेस्ट लेके काम करेंगे, उससे क्या हमारा स्टैमिना दोबारा रिगेन होएगा, हमारे को एनर्जी मिलेगी और हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फैटीग स्टडी में टेलर ने ये बोला था कि वर्कर्स ऑल्सो नीड रेस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स एंड दे आर नॉट मशीन्स। ठीक है, कि वो इसने एग्जांपल दिया कि नॉर्मली कोई भी प्लांट है ना, कोई फैक्ट्री, उसमें 3 शिफ्ट्स में काम होता है और एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, और इवन इन अ सिंगल शिफ्ट वो कहता है कि पर्सन कंटिन्यूटी में काम नहीं कर सकता, उसको रेस्ट के लिए इंटरवल्स चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड उसको करने चाहिए ताकि वो रिचार्ज कर ले अपनी एनर्जी को, अपने स्टैमिना को दोबारा रीगेन कर ले और वो काम कर पाए। और ये डिपेंड करेगा कि वर्क जो लोड है वो कितना है, हैवी वर्क लोड है, उस अकॉर्डिंगली तुम अपना डिसाइड कर लो कि उसको कितने इंटरवल्स ऑफ रेस्ट देने वाले हो, बीच में लंच ब्रेक तो देनी ही देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर फैटीग के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, अनसूटेबल वर्क, कोई अनट्रेन्ड पर्सन कर रहा है वो तो थकेगा ही उस काम के अंदर, अनकॉर्डियल रिलेशंस है, बैड वर्किंग कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर बंदे को स्ट्रेस और थकावट होती ही होती है, और फिर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की इतनी अच्छी नहीं रहेगी अगर तुम इन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखते, उनको टाइमली रेस्ट इंटरवल्स नहीं दे रहे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब देखो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या किया उसने कहा कि अपने जो है ना wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. He said कि हमने क्या करना है, जो inefficient workers है ना उनको मोटिवेट करना है। अब कैसे मोटिवेट करेंगे कि हम जो efficient workers हैं उनको एक हायर रेट पे पे करेंगे और inefficient workers को एक लोअर रेट पे पे करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी। जो हमने वर्क स्टडी डिस्कस किए टेक्निक्स, उसके बेसिस पे एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। ठीक है, वर्कर्स को फिर हम क्लासीफाई करेंगे एज एफिशिएंट एंड एज इनएफिशिएंट इस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। सो यहाँ पर ही उसने कंसेप्ट ला दिया था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो वो कहता है जो तो स्टैंडर्ड के अबव परफॉर्म करते हैं उनको तो मैं एक हायर रेट पे करने वाला हूँ, और जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लो परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक लोअर रेट पे करता हूँ। अब एग्जाम्पल से समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इट इज़ डिटर्मिन्ड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे, मतलब एक वर्कर की एक दिन में स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है बच्चे, 10 यूनिट्स। और वो कह रहा है जो 10 यूनिट्स हैं उससे ज़्यादा बनाएंगे उनको क्या पे किया जाएगा, 50 रुपीज़, और जो 10 यूनिट से कम बनाएगा उसको क्या पे किया जाएगा, 40 रुपीज़ पर यूनिट। क्लियर है। अब देखो एक एफिशिएंट वर्कर है, उसने कितने यूनिट्स बनाए हैं,
11 यूनिट्स, मतलब मेरे स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो गया, तो उसको मैं 11 इंटू 50 रुपीज़ के हिसाब से पे करूँगी, दैट विल कम आउट टू बी 550 रुपीज़। अब एक वर्कर आ गया जो था इनएफिशिएंट, उसने क्या कर दिया 9 यूनिट्स के हिसाब से प्रोडक्शन की। अब जब मेरा स्टैंडर्ड था 10 यूनिट्स का, तो 50 रुपये पे करना बनता था, बट अब उसने तो मेरे स्टैंडर्ड से कम किया, तो मैं उसको 40 रुपये के हिसाब से पे करूँगी, तो उसका बन जाएगा 360 रुपीज़ पर डे। तो अभी देखो डिफरेंस कितना आया 550 और 360 में, डिफरेंस कितना आया बच्चे, ये आ गया हमारा 190 रुपीज़ का। और वो कहते हैं ये डिफरेंस ही सफिशेंट है, ये डिफरेंस सफिशेंट है उसको इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कि अगर मैं भी एफिशिएंट होता, मैं भी 10 यूनिट्स या 10 से ज़्यादा बना लेता, तो मुझे भी आज 190 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। ठीक है, तो वो मोटिवेटेड होकर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। क्लियर है इतना बच्चे, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम इसको क्रक्स में कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ री लुक एट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो तो क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को मैं तुम्हें क्रक्स में समझाने लगी हूँ कि टेलर ने क्या कहा कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी तब होएगी जब एक वन बेस्ट मेथड हम जॉब का कर लेंगे मेथड स्टडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेथड स्टडी से हम जैसे टाइम स्टडी वगैरह वर्क स्टडी टेक्निक्स लगाते हैं, तो हम एक फेयर डे वर्क निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टास्क अपना निकाल लिया, उसके ऊपर हम कंपनसेशन सिस्टम अपना बेस कर देते हैं कि जो स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है उसको ज़्यादा पे है, जो स्टैंडर्ड नहीं अचीव कर पा रहा उसको लेस पे है। तो उससे क्या होता है, वो मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, पर वो क्या कहता है, ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पर मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज ऑफ माइंडसेट, इसी को तो बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। मीन्स इट इन्वॉल्व अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर। हमने उस दिन भी प्रिंसिपल्स में भी किया था कि कंपटीशन से हटकर अपना शिफ्ट कर लो थिंकिंग टुवर्ड्स योर कोऑपरेशन। बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर, और बोथ शुड वर्क फॉर इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर एजिटेशन ख़त्म होगा, हार्मनी आएगा, डिस्कॉर्ड ख़त्म होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का टॉपिक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डूइंग फ्यूअल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच वीडियोस। इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो। अगर कुछ तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर और इम्प्रूव हो सकता है, तो यू कैन गिव माई सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।